हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने एक लेक्चर ऑलरेडी बनाकर अपलोड किया अपने चैनल पे। अगर आपने उसको पहले नहीं देखा तो पहले आप जाकर उसको देख लो, उसके बाद आपके आगे की चीजें समझ में आएगी। ठीक है, उसमें हमने जो बात किया था मैटर के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी का बात किया था। मैटर के दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि सॉलिड के थे, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, उसकी बात की थी। उसके अलावा दो टाइप के फोर्सेस के बारे में बात किया था हमने। एक हमारा फोर्स था एक्सटर्नल फोर्स जिसको हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोल रहे थे, और एक हमारा फोर्स था इंटरनल फोर्स जिसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहे थे, जिसकी वजह से प्लास्टिसिटी आता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन ये था कि आपको बताना था कि रबर और स्टील में मोर इलास्टिक कौन है। ठीक है, रबर और स्टील में मोर इलास्टिक कौन सा है। तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इलास्टिसिटी का डेफिनेशन जाना था, उसको पढ़ा था हम लोगों ने। और इलास्टिसिटी का डेफिनेशन जो था वो क्या था कि द टेंडेंसी ऑफ मटेरियल एट द टेंडेंसी ऑफ सॉलिड टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हम लोग हटाते हैं तो जो सॉलिड में एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को, अपने कॉन्फ़िगरेशन को, अपने साइज को फिर से गेन करना चाहता है, और इसी टेंडेंसी को, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अगर आप बात करोगे तो एक बात होता है कि जब अब स्टील को, एक स्टील है हमारे पास आ रहा फ्रेंड में, हाँ वेरी गुड, एक स्टील है हमारा, एक है रबर। ठीक है, ये दो मटेरियल हमारे पास, दोनों के दोनों सॉलिड्स हैं। ठीक है, अब ये ज्यादा इलास्टिक होगा या ये ज्यादा इलास्टिक होगा, यही बात होती है। तो एक्चुअली में हम लोग डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान दें, जोर दें, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करें तो समझेंगे क्या बोला कि द टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप और साइज। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि जो सॉलिड का प्रॉपर्टी होता है जो अपने शेप को फिर से गेन करना चाहता है, जब उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया जाता है, उसी को तो हम लोग इलास्टिसिटी बोल रहे थे। तो अगर आप बात करो कि एक स्टील का एक प्लेट ले लो, ठीक है, स्टील का प्लेट रॉड जो लेना है ले लो, और एक रबर ले लो। ठीक है, अगर आपने क्या किया, एक स्मॉल सा फोर्स इधर लगाया, स्मॉल सा फोर्स लगाया, ये स्टील है। ठीक है, ये है स्टील और ये हमारा रबर। ठीक है, तो जब इसको इधर फोर्स लगाओगे और इसको भी सेम फोर्स लगाओ, सेम लेंथ ब्रेथ सबका है। ठीक है, इसका भी लेंथ ब्रेथ वही है, इसका भी मतलब इसका डायमेंशन दोनों का सेम रखा हुआ है हमने। ठीक है, इसको जब हम इधर खींचते हैं तो आपको क्या लगता है कौन सबसे पहले अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करेगा? तो स्टील रीगेन करेगा, रबर थोड़ा लेट करेगा। ठीक है, इसका एक और डिफिनेशन होता है, क्या हम लोग बोल सकते हैं इलास्टिसिटी का एक और डिफिनेशन, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो इसको भी, इलास्टिसिटी डिफिनेशन क्या होता है कि द टेंडेंसी टू अपोज any change in its configuration। सॉलिड का वो प्रॉपर्टी जो अपने कॉन्फ़िगरेशन में यानी चेंज को अपोज करता है, कोई भी चेंज आए उसको अपोज करता है, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो क्या हमने जो पहला डिफिनेशन पढ़ा था वो गलत था? नहीं, वो भी सही था हमारा। ठीक है, लेकिन बात यहां पे हो रही है कि स्टील यहां पे मोर इलास्टिक होगा क्योंकि ये ज्यादा अपोज करेगा। अगर आप इसको करो, दोनों डेफिनेशन से देखो, तो अगर इसको आप झुकाओ एक तरफ तो क्या होगा कि ये अपोज करेगा, अपने शेप में चेंज नहीं चाहेगा, जबकि ये आराम से झुक जाएगा। तो कौन ज्यादा इलास्टिक होगा? स्टील ज्यादा इलास्टिक होगा। उसमें भी अगर बात करोगे जो पहले वाला डिफिनेशन था, तो वहां पे हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग डिफिनेशन पढ़ रखे थे, the property of solid by which it regain its original configuration called elasticity। तो देखो ये भी जो सॉलिड है, ये जो सॉलिड है और ये जो सॉलिड है, ये रिगेन करने का जो कैपेसिटी है सॉलिड के पास वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? रबर के कंपैरिजन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टील जो है वो मोर इलास्टिक है रबर है, क्योंकि हर चीज का एक लिमिट होता है। जो हमने वो डिफिनेशन पढ़ा था वो एक लिमिट तक वैलिड है। ठीक है, अगर आप क्या करो कि इसको पूरा झुका दो तो ऐसा होगा कि स्टील टेढ़ा का टेढ़ा ही रह जाएगा और रबर आपका फिर से कितना झुका वापस चला जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि
जो स्टील है वो कम इलास्टिक है और रबर है जो ज्यादा इलास्टिक है। इसका मतलब ये नहीं है, किसी भी चीज का एक एक्सटेंट होता है, जो हम लोग आगे बात करेंगे, जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग देखेंगे उसमें बात करेंगे कि किस चीज को कितना झुकाना है कि हम उसकी इलास्टिसिटी को चेक कर सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि आगे हम लोग जो देखने वाले हैं वो दो इंपॉर्टेंट टर्म देखने वाले हैं, एक हमारा स्ट्रेस और दूसरा हमारा स्ट्रेन। ठीक है, दोनों काफी इंपॉर्टेंट टर्म होंगे जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो स्किप मत करना, ना ही छोड़ के जाना, नहीं तो आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो धुआं धुआं हो जाएगा, मतलब बर्बाद। टाटा बाय बाय गुड बाय गया। चलो देखो फिर, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टर्म है हमारे पास, क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस फैमिलियर हम लोग इस वर्ड से, बहुत ये वर्ड जो है आजकल के यूथ में पॉपुलर होता है। एग्जाम आता है तो एग्जाम का बोलते हैं, एग्जाम का बहुत सारा स्ट्रेस है, होमवर्क मिला है होमवर्क का स्ट्रेस है, पापा डांट दिए उसका स्ट्रेस है, मम्मी कुछ बोलती है उसका स्ट्रेस है, मतलब बहुत सारा स्ट्रेस हम लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोग डेली लाइफ से इसको जोड़ के समझेंगे कि क्या है, समझेंगे कि क्या होता है कि जब हम किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं तो बात को जो कोई आती है वो बाहर से आती है, लेकिन जो बाहर से आने वाली बात है वो हमको चिंता नहीं डालता है, हम सुन लेते हैं, और वो बाहर की बात जब हमारे दिमाग में रह जाता है तो उसको हम लोग सोच सोच के जो अंदर से हमारा विचार है वो हमको स्ट्रेस में डाल देता है। ऐसा होता है, सेम इसी टाइप का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या बोल सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ restoring force and cross sectional area called stress। देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज द रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉल्ड स्ट्रेस। रिस्टोरिंग फोर्स हमने पिछले वीडियो में बात किया, रिस्टोरिंग फोर्स आपको क्लियर होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफिनेशन इन अदर वर्ड हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? द रिस्टोरिंग फोर्स, क्या बोलते हैं? द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉल्ड स्ट्रेस। आप जैसे याद रखना चाहो वैसा रख सकते हो, दोनों एक बात है, दोनों सेम बात है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या, अगर स्ट्रेस का फॉर्मूला अगर हम बात करें, स्ट्रेस इक्वल टू, तो क्या बोल रहे हैं? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स ले लिया हम, फोर्स, लेकिन ये फोर्स कैसा होगा? रीस्टोरिंग फोर्स होगा। याद रखना चाहिए कि ये फोर्स जो है रीस्टोरिंग है, और नीचे क्या? एरिया। एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब थोड़ा सा आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि फोर्स अपॉन एरिया तो हमने पहले भी पढ़ा है, क्या कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ, 9th क्लास में क्या पढ़ा है हमने? फोर्स अपॉन एरिया जो होता है, फोर्स अपॉन एरिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक और हमारा चीज टर्म है इससे रिलेटेड, क्या? प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, जानते हैं हम लोग प्रेशर, और ये भी है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्या स्ट्रेस और प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं है? बिल्कुल है। क्या है तो देखते हैं। चलो देखो, तो ये जो स्ट्रेस है इसमें जो फोर्स होगा ये क्या होगा? रीस्टोरिंग फोर्स होगा, मतलब इंटरनल फोर्स, और इसमें जो फोर्स होगा वो डिफॉर्मिंग फोर्स होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स होगा। ठीक है, यही डिफरेंस है। याद रखो कि स्ट्रेस और प्रेशर बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जितना स्ट्रेस होगा उतना ही प्रेशर होगा, ये अलग अलग भी हो सकता है। एग्जांपल आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग यूनिट का बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा स्ट्रेस का? अच्छा, स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से दिखा देते हैं, दूसरे कोई और बुक में अलग अलग से भी डिनोट किया था, तो लेकिन हम लोग सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं। क्या? एफ, कैसा? रिस्टोरिंग बाय एरिया,
एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हो गया हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका यूनिट का बात करो, यूनिट क्या है, यूनिट तो बात कर सकते हो क्या होता है इसका, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। चलो इसका डायमेंशन भी हम लोग देख सकते हैं, डायमेंशन निकाल लोगे आप लोग, आता है डायमेंशन निकालना। चलो एक बार फिर दिखाता हूं, ठीक है। ये हमारे क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन क्या होता है, न्यूटन को क्या हम लोग लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां पे क्या है हमारे पास, नीचे मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर उड़ी बाबा हो गया। चलो इसको देखो क्या होगा, केजी के लिए क्या रखते हैं हम लोग, एम मतलब मास है, सेकेंड स्क्वायर में नीचे देखो एम क्या है, एम क्या है, मीटर है, ठीक है। तो एल ऊपर जाकर -1 हो जाएगा और टाइम है तो -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए यहां तक। तो यूनिट भी जान लिया, डायमेंशन भी जान लिया। अच्छा ये क्वांटिटी कैसा है, ये कैसा क्वांटिटी है, स्ट्रेस जो है कैसा क्वांटिटी है, तो ये एक हमारा, इसको हम लोग स्केलर बोल सकते हैं, लेकिन स्केलर भी नहीं बोल सकते, इसको हम लोग टेंसर बोल सकते हैं। प्रेशर भी टेंसर क्वांटिटी है और ये भी हमारा क्या है, टेंसर। अगर आपके एग्जाम में आ जाए और टेंसर का जिक्र नहीं किया हो तो आपको स्केलर के साथ जाना है, वेक्टर इसको नहीं मानना है। अगर आप ये देखें मतलब लेना कि फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स तो हमारा वेक्टर है, एरिया स्केलर है, तो फोर्स बाय एरिया हमारा वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर बिल्कुल नहीं है, ये क्या है हमारा स्केलर है। स्केलर भी नहीं बोल सकते, इसको हम लोग टेंसर बोल सकते हैं। कैसा क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। मतलब कि स्ट्रेस को हम लोग को ऐड करने के लिए वेक्टर सम की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग इसको सिंपल अलजेब्रा मेथड से ऐड कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा प्रेशर का भी यूनिट क्या होता है, इसका भी यूनिट न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। एम नहीं है, एम है न्यूटन ना। बाकी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि इस केस में फोर्स होता है एक्सटर्नल होता है और इस केस में फोर्स होता है इंटरनल होता है। यहां तक बात क्लियर है? इसको इरेज कर दें। चलो देखो अब हमने हंसी खुशी पढ़ लिया क्या, स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हमारा हमेशा रीस्टोरिंग होगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। इस वीडियो के बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि एक साथ कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग कर लें, उसके बाद हम लोग बारी बारी से सारे कॉन्सेप्ट पे अलग अलग से क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा देख लो, हम लोग टाइप ऑफ स्ट्रेस का बात करने वाले हैं कि स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। चलो देखोगे टाइप ऑफ स्ट्रेस, काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, जो बोलो, जो बोलना चाहो, जो आपको सस्ता सुविस्ता इजी लगे वो बोल सकते हो। चलो हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। यहां तक आ रहा है फ्रेम में, गुड। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं, तो बोलोगे आप कि घर का स्ट्रेस, स्कूल का स्ट्रेस, ट्यूशन का स्ट्रेस, बहुत सारे टाइप के स्ट्रेस होते हैं हमारे डेली लाइफ में भी। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग फिजिक्स में स्ट्रेस पढ़ रहे हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, मेनली क्या 3 ही टाइप के होते हैं। तो हम लोग बात करने वाले 3 टाइप के स्ट्रेस का, ठीक है। देखना क्या है, पहला जो स्ट्रेस है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस को हम लोग ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं, कहने का मतलब वो नहीं है, इसका नाम है नॉर्मल स्ट्रेस। इसका एक और नाम है, और वो क्या नाम है, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दोनों एक ही बात है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। चाहे आप नॉर्मल बोलो या आप लॉन्गिट्यूडनल बोलो, क्या है, बोथ आर सेम, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अगर बात करोगे या नॉर्मल स्ट्रेस बात करोगे कि जब किसी बॉडी पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स कौन सा, रीस्टोरिंग फोर्स, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा और वो नॉर्मली उस क्रॉस सेक्शन एरिया पे लगेगा, तो उस केस में जो स्ट्रेस लगेगा उस बॉडी में, उसको हम लोग बोल देंगे क्या, क्या बोल देंगे, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको छोटा सा क्यूट सा डिफिनेशन, व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलो या नॉर्मल बोलो, परपेंडिकुलर
कौन सा परपेंडिकुलर जी? वो वाला परपेंडिकुलर नहीं जो आप समझ रहे हो। व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कर दो इसको, एरिया कॉल्ड व्हाट? कॉल्ड नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नॉर्मल ही लिख देता हूं मैं, स्ट्रेस। ठीक है। तो अगर बात करोगे कि जब फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर लगेगा, तो उस केस में क्या बोलेंगे हम लोग उसको? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस, कोई भी बोल सकते हो। ठीक। तो देखोगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हम लोग अगर बात करें तो लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फॉर्मूला क्या होगा जी? तो जो स्ट्रेस का फॉर्मूला तो वही होगा, क्या? फोर्स अपॉन एरिया। या फोर्स क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स होगा। ठीक है। अब नॉर्मल स्ट्रेस कैसा लगता है? मान लो कि वो कोई बॉडी है, ठीक है, एक सिलेंडर है, मान लेते हैं कोई सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है, इधर से है इधर से भी है। ठीक है। मान लें कि ये कहीं पे रखा हुआ है, ऐसे ये जमीन है, इस पे रखा हुआ है। ठीक है। और इस पे हम लोग ऊपर से एक फोर्स लगा रहे हैं। बोलो हाँ, क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो जब हम लोग ऊपर से इस पे एक फोर्स लगाएंगे तो इस बॉडी का अपना एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि ये बॉडी क्या चाहेगा कि अपने शेप एंड साइज को चेंज नहीं करना चाहेगा, मतलब कि अपने शेप को रीगेन करना चाहेगा जब इस पे फोर्स हट जाएगा। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा तो हमको पता है कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ये हमारा एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये हमारा फोर्स है। तो हमको लग रहा है कि एरिया ये है और फोर्स ये है। क्या इसके बीच में 90 डिग्री एंगल दिख रहा है? क्या ये जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, एरिया में परपेंडिकुलर है? तो इस केस में जो फोर्स लगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़िए। चलो देखो, तो ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्लियर है? ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है स्ट्रेस को। ठीक है। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। एक बात और हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। दूसरा एक और स्ट्रेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं, या इसी को एक और नाम से जानते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलते ही होंगे, शियर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस। बहुत बतियार से तेल में कपारे, कपार में तेल, बट तनी मनी डिफरेंस। समझ गया? वही बात, दोनों एक ही बात है। चाहे आप टेंजेंशियल बोलो या शियर बोलो, दोनों मिले तो डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है, स्ट्रेस से घबराना नहीं है। देखोगे यहाँ पे जब फोर्स नॉर्मली लग रहा था, परपेंडिकुलर लग रहा था, तो हम लोग इसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते। यहाँ पे क्या होगा? टेंजेंशियल लगेगा फोर्स, मतलब कि जो एरिया है उसके पैरेलल लगेगा। कैसे लगेगा? पैरेलल। कैसे? पैरेलल। कैसे? पैरेलल। गुड। मान लो फिर से हमने क्या किया, तो यहाँ पे लिख देंगे व्हेन फोर्स इज, फोर्स मतलब कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स ना। फोर्स इज पैरेलल टू द, पैरेलल नहीं, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो बोलो, क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉल्ड व्हाट? टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल बोलो या आप इसको शियर बोल दो, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दे देना। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा जी, दिख रहा है। चलो इधर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, यहां से थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। गुड। कोई तकलीफ, दुख, दर्द, परेशानी कुछ नहीं। मान लेते हैं कि फिर से यही सिलेंडर है जो कि रखा हुआ है जमीन पे। कहां पे रखा हुआ है? जमीन पे। ये सिलेंडर है हमारा, एक सॉलिड सिलेंडर, क्योंकि हम लोग सॉलिड पढ़ रहे हैं इसलिए सॉलिड का एग्जाम्पल लेना होगा, लिक्विड नहीं ले सकते हम लोग। नहीं रे बाबा, नहीं तो पाप हो जाएगा। चलो देखो, उस समय फोर्स लग रहा था ऐसे, ठीक है। अब फोर्स लगेगा इस सरफेस के पैरेलल, तो ये हमारा एरिया है और फोर्स हमने लगा दिया ऐसे। लगा सकते हैं हम लोग? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, अरे बोल दो ना। तो इसका जो आकार है, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। पहला था हमारा ऐसे,
ठीक है, और अब थोड़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ये पहले था और ये बाद में हो जाएगा, सॉरी इसमें कुछ चेंजिंग दिख जाएगा हमको, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे जो फोर्स लगने के बाद इधर स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, इस स्ट्रेस को हम लोग क्या बोल देंगे, शियर स्ट्रेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है, अच्छा जो फोर्स है वो क्या लग रहा है, टेंजेंशियली लग रहा है, पैरेलल लग रहा है, ठीक है। एक बात हमने छोड़ दिया कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो दो टाइप के होते हैं, थोड़ा सा एक और बात करेंगे कैसे। अगर इसको ऊपर से नीचे दबाते हैं तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, सॉलिड कंप्रेस होगा, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे दबाएंगे तो ये सॉलिड क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो जब कंप्रेस होता है तो उसको हम बोल देते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और जब इसको हम लोग ऊपर खींचेंगे, इस सॉलिड को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये जो होगा वो ऑब्जेक्ट खींचेगा, बड़ा होगा, ठीक है। उस केस में हम इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, ठीक है। जब बॉडी को कंप्रेस किया जाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स देगा तो उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस, और जब उसको खींच के लंबा किया जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, टेंसाइल स्ट्रेस। कोई दुख दर्द परेशानी वाली बात अभी तक नहीं होनी चाहिए आपको। चलो, तो हम लोग दो स्ट्रेस पढ़ चुके, एक क्या नॉर्मल स्ट्रेस या उसी को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं, दूसरा हमारा क्या शियर स्ट्रेस या उसी को हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस में फोर्स जो होता है वो सरफेस के, मतलब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होता है, और जहां पे बात करेंगे कि जो टेंजेंशियल है उसमें टेंजेंशियली लगता है फोर्स, टेंजेंशियली, क्या, टेंजेंशियली मतलब कि जो सरफेस एरिया है, मान लो ये मार्कर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, सरफेस एरिया इसको नहीं समझ लेना, ये सरफेस ना, जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये है इसके पैरेलल लगेगा। तो ऐसे हम लोग आते सरफेस ऐसे है और ये लग रहा है ऐसे, यहाँ पे देख लो कि सरफेस हमारा ऐसे है और फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ये दोनों क्या है, दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। एक टाइप का और स्ट्रेस है जिसको हम लोग देख लेते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, या उसी को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, और सिंपल वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोला जाता है। तो ज्यादा दुख दर्द परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। चलो देखो क्या है हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक समझते हो, हाइड्रोलिक, हाँ हाइड्रोलिक्स लगे होते हैं हमारे जेसीबी में, और जेसीबी की खुदाई तो हम लोग को बचपन से पसंद है। चलो देखते हैं क्या है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इस स्ट्रेस में हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है, वाटर से रिलेटेड हमारा स्ट्रेस जो आएगा वो हो जाएगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। कैसे होगा, क्या होगा, क्या क्या बातें हैं इसमें, उसको हम लोग देख रहे हैं। चलो देखते हैं कि क्या है हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, गुड, वेरी गुड। आ जाओ देखो क्या है हाइड्रोलिक स्ट्रेस, या इसी को हम बोल देते हैं क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंपल वॉल्यूम स्ट्रेस। तो सारा बात एक ही है, हाइड्रोलिक बोलो, वॉल्यूमेट्रिक बोलो या वॉल्यूम बोलो, ठीक है। ये स्ट्रेस तब लगता है जब कोई बॉडी को हम लोग हाइड्रो मतलब लिक्विड में रखते हैं, जनरली वाटर, ठीक है, क्या वाटर में रखते हैं। मान लेते हैं कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है और उस बॉडी को हमने पानी में रख दिया। मान लो एक बलून है, क्या है, बलून है, बलून गुब्बारा समझते होगे, नहीं समझते हो, बर्थडे में तो बहुत लगाते हो बलून, क्या ये अंदर घुस गया पानी, अंदर नहीं घुसा ना, ठीक है। चलो देखोगे क्या है हमारा ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये एक हमने गुब्बारा लिया, बलून ले लिया, ठीक है। जब इसको हम पानी के अंदर रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि वाटर के द्वारा इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाया जाएगा। तो इसके ऊपर इधर से भी फोर्स लगेगा और इधर से भी फोर्स लगेगा, इधर से भी फोर्स लगेगा, इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा, मतलब कि चारों तरफ से लगेगा, यही बात। और ये सारा फोर्स क्या करेगा, चाहेगा कि इसके शेप को चेंज कर दें, लेकिन हमारे पास पता है कि सॉलिड का अपना एक प्रॉपर्टी होता है, और प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि जब कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगा है, इतिहास गवाह है, जब कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगा है तब उसको बचाने के लिए एक दूसरा फोर्स आया है जिसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। जो गुड, ये क्या किया, रीस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ, 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 चारों तरफ लगा दिया, ठीक है।
लेकिन क्या होता है, इसका रीस्टोरिंग फोर्स थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, और जो बाहर का फोर्स है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो क्या होता है कि इसका जो वॉल्यूम होता है थोड़ा सा कम हो जाता है, इसका शेप जो है थोड़ा सा कम होगा। मतलब कि ये जो बलून हमको ऐसे दिख रहा था, तो इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, ये कुछ हमको ऐसा दिखेगा, हल्का सा, एकदम छोटा सा कम होगा, ठीक है, इतना सा कम होगा मान लो। तो पहले अगर मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम v था, तो अब थोड़ा सा कम हो गया, कितना कम हुआ, थोड़ा सा, कितना, डेल्टा v, एकदम छोटा सा वॉल्यूम कम हुआ। तो अगर हम बात करेंगे फाइनल वॉल्यूम इसका क्या होगा, तो फाइनल वॉल्यूम क्या कर सकते हैं कि v माइनस डेल्टा v, यही बोल सकते हैं हम लोग इसमें वॉल्यूम, ठीक है, ये हुआ। अब अगर बात करोगे कि ये फाइनल वॉल्यूम है, अगर आप इसका चेंज इन वॉल्यूम निकालोगे तो वो क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि जो बाद में आया हुआ वॉल्यूम का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, सपोज करो कि एक स्फेरिकल बॉल है और इसका जो वॉल्यूम है वो 100 मीटर क्यूब है, कितना है, 100 मीटर क्यूब, ठीक। अब हम लोग क्या, इसको वाटर में प्लेस किया और मान लो इतना होगा नहीं, मान लो, सिर्फ मानना है, ठीक, कि मान लो इसको वाटर में जब प्लेस किया जाता है, रखा जाता है, इसका 99 मीटर क्यूब हो जाता है वॉल्यूम। तो इसमें चेंज कितना होगा वॉल्यूम में, चेंज, तो कितने होशियार लोग हैं हमको बोल देंगे कि 1 मीटर क्यूब सर। सही बात है जी, नहीं सही इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, ना कि इनिशियल में से फाइनल। तो आप 99 में से 100 माइनस करोगे तो हमारे पास -1 मीटर क्यूब का चेंज दिखेगा। अब वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन ये दिखा रहा है कि जो पहले वॉल्यूम था और जो बाद में वॉल्यूम हुआ, तो बाद में वॉल्यूम जो है वो कम हो गया और पहले ज्यादा था। तो इस केस में जब फोर्स लगेगा और इसके शेप में चेंज होगा, तो फोर्स तो लग रहा है अंदर से भी बाहर से भी। तो जो इंटीरियर का फोर्स है, मतलब कि जो इंटरनल फोर्स है, जिसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहे थे, वो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट जो एरिया लगेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। कोई तकलीफ, मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं इसका, आप लिख लेना, ठीक है, कि व्हेन अ बॉडी प्लेस इन लिक्विड और वाटर, ठीक है, उस केस में जो लगेगा स्ट्रेस उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वॉल्यूमेट्रिक क्या, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक हाइड्रो से बना है, समझ सकते हो, ठीक। तो ये हो गया क्या हमारा टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो हमने अब तक देख लिया स्ट्रेस एंड टाइप ऑफ स्ट्रेस, 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल, टेंजेंशियल एंड वॉल्यूमेट्रिक। अब हम लोग बात करने वाले एक नए टर्म की, जो है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है देख लो, स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या है, तो स्ट्रेन वो चीज है कि जब हम लोग किसी सॉलिड पे एक फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद जो उसमें डिफॉर्मेशन आता है वही हमारा क्या, स्ट्रेन, ठीक, वही हमारा क्या, स्ट्रेन। जैसे एक एग्जांपल, एक हमने ले लिया फिर से क्या, सिलेंडर, सॉलिड है भाई, एकदम सॉलिड है, एकदम तगड़ा वाला सॉलिड, मान लेना। सिलेंडर नहीं भी दिख रहा हो तो भी मान लेना सिलेंडर ही है, ठीक है। इस पे हमने एक फोर्स लगाया, बोलो हाँ, क्या लगाया, फोर्स, ठीक। मान लो कि ये थोड़ा सा, मतलब कि डेल्टा एल छोटा हुआ, क्या हुआ, डेल्टा एल छोटा हुआ, ठीक है। मान लो ये यहां पे आ गया, डेल्टा एल दबकर यहां पे आ गया। फिर एक हमने सेम सिलेंडर लिया, उतना ही बड़ा, ठीक है, और इस पे फोर्स लगाया और इस पे डबल फोर्स लगा दिया हमने, डबल फोर्स। तो ये क्या होगा, ये कुछ यहाँ पे आ गया, इतना आएगा नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आएगा, और इसमें चेंज कितना हुआ, 2 डेल्टा एल। तो किसमें चेंज ज्यादा दिख रहा है हमको, इस बॉडी में, इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें कम चेंज, तो इसमें ज्यादा चेंज दिख रहा है, तो इसमें स्ट्रेन जो है ज्यादा हुआ है, मतलब इसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा हुआ है। तो जो डिफॉर्मेशन को मेजरमेंट करने का तरीका है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। इसको हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं, तो कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्रेन इक्वल टू होता है, हम लोग बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, इट इज मतलब स्ट्रेन, इट इज the ratio of change in dimension to the original dimension। कुछ नहीं, समझोगे, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, सॉरी स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा,
स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा क्या, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, अब जैसे हमने स्ट्रेस का 3 टाइप देखा, वैसे हम स्ट्रेन का भी 3 टाइप देखेंगे। क्या क्या है, तो पहला हमारा टाइप होगा, देखोगे 3 टाइप का स्ट्रेन है हमारे पास, यहां पर लिख देता हूं मैं टाइप ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। अच्छा, इसका यूनिट का बात कर ले हम लोग, यूनिट क्या होगा, यूनिट कुछ नहीं, इसका यूनिट जो है वो कुछ नहीं होगा, मतलब यूनिट प्लस ऊपर वही डायमेंशन नीचे वही, ऊपर लेंथ नीचे भी लेंथ, ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम। इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, मतलब डायमेंशन लेस होगा। ना तो इसके पास यूनिट होता है ना इसके पास डायमेंशन होता है, लेकिन स्ट्रेस के पास यूनिट भी होता है और स्ट्रेस के पास डायमेंशन भी होता है। टाइप ऑफ स्ट्रेन की बात करेंगे तो जैसे हम लोग वहां पे बात किया था, तो ये देखोगे पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कब होगा, जब स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल होगा तो उसमें स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल होगा। सिंपल सी बात, जब बात करोगे कि अगर ये मान लो सिलेंडर है और इस पे एक फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलरली, ठीक है, तो ये जो होगा इसमें जो स्ट्रेस लगेगा वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा। तो इस केस में जब स्ट्रेन होगा तो भी क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल ही होगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल होगा तो मान लो कि इसका लेंथ L था, क्या था L, और इस पे फोर्स लगा तो ये इसमें डिफॉर्मेशन आ गया कुछ इतना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, डेल्टा L। तो इस स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, चेंज इन डायमेंशन मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला। दूसरा जो हमारा है वो क्या है, टेंजेंशियल या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन। एक ही बात है, फिर से वही बात कि जैसे अगर मान लें फिर से ये सिलेंडर है हमारे पास, ये सिलेंडर है और इसमें अगर हम लोग बात करें कि जब फोर्स हम लोग टेंजेंशियली लगाएंगे तो लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा चेंज दिखेगा हमको, पहले ऐसा था लेकिन अब ये जो है वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये पहले वाली बात थी और ये अब वाली बात है। ठीक है, चलो देखोगे आपको लग रहा है कि ये जब यहां से हम लोग फोर्स लगाएंगे तो इसका कुछ शेप चेंज हो जाएगा, और चेंज होगा तो ये कुछ टिल्ट हो जाएगा, टिल्ट मतलब टेढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे मान लो एंगल बन जाता है थीटा, कितना थीटा, तो कुछ थीटा एंगल ये चेंज हो जाएगा। अब थीटा एंगल चेंज होगा तो देखोगे कि ये थीटा जब चेंज होगा तो ये इसका लेंथ मान लेता हूँ L, और यहां से यहां तक जो चेंज हुआ वो मान लेते हैं डेल्टा एक्स। कोई तकलीफ है, तो हम लोग बात किए कि जो स्ट्रेन है उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो पहले लेंथ यहां था, चेंज कितना हुआ, डेल्टा एक्स। तो हम लोग बात कर सकते हैं इसके स्ट्रेन, इस केस में स्ट्रेन का वैल्यू क्या हो सकता है, तो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे कि ये एक ट्राइंगल टाइप का दिख रहा होगा, दिख रहा है, इसको मैं बड़ा बना दूं क्या, ये एक ट्राइंगल टाइप का दिख रहा है, समझ लेना थोड़ा सा, ये ट्राइंगल टाइप का दिख रहा है, और ये हमारा एंगल क्या है, थीटा है, ये हमारा एंगल थीटा है। अगर ध्यान से देखो इस ट्राइंगल को जूम करके दिखाया जाए आपको तो ऐसा कुछ है, और ये एंगल क्या है हमारे पास, थीटा। अच्छा एक बात बताओ कि जब ये फोर्स लगाया जाएगा तो ये जो सिलेंडर है ये थोड़ा सा टिल्ट होगा कि बहुत ज्यादा टिल्ट हो जाएगा, क्या होगा, बहुत ही थोड़ा टिल्ट होगा। ठीक है, मान लो कि ये बर्तन है कोई, आप घर में बाल्टी ले लेना या ग्लास ले लेना, ठीक है, इसको नीचे जकड़ देना और इधर से एक फोर्स लगाना, तो ये हल्का सा टेढ़ा होगा। ठीक है, नहीं तो ये पचक जाएगा। ठीक है, और ये नहीं तो फिर बहुत ज्यादा खुला हो तो यहाँ से टेढ़ा हो जाएगा, ये टूट जाएगा यहाँ से। तो कहने का मतलब कि जो ये चेंज इन एंगल दिख रहा है हमको, यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है ये बहुत ही छोटा होगा। और यहाँ पे ध्यान दो कि इस ट्राइंगल में ये हमारा L है और ये क्या है, डेल्टा एक्स है, और डेल्टा एक्स बाई L दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपको लग रहा है इस एंगल को अगर थीटा समझे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा, और P बाई डी क्या होता है हमारा, tan थीटा, इसको हम P बाई डी बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे कि जो डेल्टा एक्स बाई L है वो किसके बराबर होगा,
tan थीटा का बराबर होगा। कितना? tan थीटा। एक बात और आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में कि अगर थीटा का वैल्यू बहुत कम हो, थीटा का वैल्यू बहुत कम हो तो tan थीटा थीटा के बराबर होता है, पढ़ा आपने। और साइन थीटा का भी केस में क्या होता है कि जब साइन थीटा का वैल्यू बहुत ही कम हो तो क्या होता है कि साइन थीटा भी थीटा के बराबर होता है, पढ़े हो? ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल टू 1, पढ़ा है? ऐसा पढ़ा है? इसको इधर भेज दोगे तो क्या होगा, sin x इक्वल टू x, और इस केस में x क्या है, एकदम छोटा है, x क्या है, एकदम छोटा। अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख दो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? मैथ तो वाले पढ़े होंगे, जो बाय वाले हैं उनको नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा, लेकिन मान लेना कि ऐसा नो लिमिट थीटा टेंस टू 0 अगर बोलते हैं और साइन थीटा बाई थीटा करते हैं इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला है, बहुत ही हाईलाइटेड फॉर्मूला है। इसको इधर ले जाओगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। ये किस लिए वैलिड है? जब थीटा बहुत छोटा मतलब कि 0 के करीब हो। ये बात मैथ में पढ़ाई गया। तो यहाँ पे ध्यान दोगे कि जब हमारा थीटा बहुत छोटा होता है, जब हमारा थीटा बहुत छोटा होता है तो ये tan थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। तो हम लोग बात कर लेंगे कि जो स्ट्रेन होगा यहाँ पे किस केस में, ये थीटा के बराबर होगा। क्यों होगा यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप समझ लोगे क्या कि फोर अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये बात नोट कर लेना आप, ठीक है? ये मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये हमारा क्या, टेंजेंशियल स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन, क्लियर है? इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई एल, या इसी को आप बोल सकते हो tan थीटा, या इसी को आप बोल सकते हो थीटा। मतलब कि जो स्ट्रेन हुआ है हमारा वो थीटा, यही स्ट्रेन है, ठीक है? अब इस स्ट्रेन को हम लोग किस चीज में मेजर करेंगे, डिग्री में नहीं, हम लोग हमेशा एसआई यूनिट में यूज करते हैं। क्या? तो यहाँ पे स्ट्रेन को हम लोग क्या मेजर करेंगे, क्या मेजर करेंगे, रेडियन में करेंगे ना, रेडियन में, ठीक है? कोई तकलीफ किसी को, दुख दर्द परेशानी नहीं, परेशानी। चलो देखोगे एक और हमारे पास है, और वो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस, या उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेन। बार बार स्ट्रेस आ रहा है क्योंकि बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, इसीलिए स्ट्रेस बार बार आ रहा है। स्ट्रेस वर्ड इतना यूज हुआ है कि आदमी नींद में भी स्ट्रेस बोलने लगता है। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या है। फिलहाल हम लोग को स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ स्ट्रेन को समझते जाना है। चलो देखोगे क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है भाई, कुछ नहीं, फिर से हम लोग बोल दिए कि जब फिर से हम लोग क्या किए, बलून को क्या, वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जब हम क्या किए, एक बलून को पानी में डाल दिए तो इस बलून का जो शेप हो गया, साइज हो गया, वो चेंज हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है? समझ लेना, कुछ ऐसा हो गया, ठीक? इसका वॉल्यूम पहले से चेंज हो गया, चेंज हुआ, लेकिन पहले से कम हो गया। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम बात करेंगे तो चेंज कितना हुआ, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो चेंज आएगा, मान लो कि डेल्टा भी का चेंज आया, कितना, डेल्टा भी, और ये डेल्टा भी हमेशा नेगेटिव होगा। हमने थोड़ा सा देर पहले समझाया था कि नेगेटिव होगा हमेशा। तो इस केस में स्ट्रेन का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं हम लोग कि चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और ये जो वॉल्यूम था कम हुआ था, चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा। ये बात बताएगा कि पहले से क्या हुआ था, वॉल्यूम कम हो गया था, ठीक है? तो ये स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाएगा, किस स्ट्रेन का, वॉल्यूम स्ट्रेन का, या फिर इसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। यहाँ तक कोई तकलीफ, समस्या, कठिनाई, प्रॉब्लम कुछ भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, इस्तकबाल है, जो भी है आप करो, मैं आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इस वीडियो का एक लास्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, और जो क्या है, हुक्स लॉ। क्या है, हुक्स लॉ। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है हुक्स लॉ।
सॉरी, ऊपर से लगता है किल गिर गया। अब बोर्ड ना गिर जाए, सर ना फट जाए, बहुत स्ट्रेस है। चलो देखोगे क्या है स्ट्रेस भाई, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है और फिजिक्स में भी स्ट्रेस है। थोड़ा सा एक और हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्या हुक्स लॉ। गुड। हुक्स लॉ, ये हुक्स जो लॉ है वो क्या हमारे हुक्स चचा बोल के गए। इन्होंने कहा, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, इन्होंने कहा कि जब हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, तो उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स भी आता है। एक्सटर्नल फोर्स के वजह से हमारे बॉडी में कुछ चेंज दिखता है और उस चेंज को हम लोग डिफॉर्म बोलते हैं। इसीलिए जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोल देते हैं। तो भैया जब चेंज आता है बॉडी में, बोला कि जितना हम फोर्स बढ़ाएंगे उतना ज्यादा चेंज बढ़ेगा। मतलब फोर्स बढ़ाएंगे मतलब स्ट्रेस बढ़ाएंगे, क्योंकि फोर्स बाय एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ये फोर्स इंटरनल फोर्स हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ेगा। क्लियर है बात? ये हुक्स लॉ बोल दिया, ठीक है। बोल देंगे कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। लेकिन भाई ये इसका लिमिट है, ऐसा नहीं कि आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ हमेशा ही होगा, लेकिन एक लिमिट होगा, ठीक है। एक लिमिटेड टाइम तक, एक लिमिटेड स्ट्रेंथ तक ही ये लॉ वैलिड है, हमेशा ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। समझोगे? तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द स्ट्रेस is directly proportional to the strain। इसमें एक और बात जोड़ दें, up to its इलास्टिक लिमिट। ये इलास्टिक लिमिट तक के ही बात करेगा, ठीक है, उसके बाद की बात नहीं होगी, ठीक है। ये स्ट्रेन कह रहा है हमको कि स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्ट्रेन के। तो ऐसा हम लोग जानते हैं स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है। यहां तक आए हैं आप तो आपको बताने की जरूरत नहीं है फिलहाल। स्ट्रेस इक्वल टू अगर हम बात करेंगे तो इतिहास गवाह है जब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा है तब तब एक कांस्टेंट आया है, ठीक है। तो इक्वल टू हम लगाएंगे और यहाँ पे कांस्टेंट डाल देंगे क्या, के। कई जगह पर आपको ई दिख जाएगा, कोई बात नहीं, आप ई भी समझ सकते हो। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे, स्ट्रेन। सिंपल। अगर इसको हम लोग इधर लाए तो बोल सकते हैं कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू क्या, के। ये जो के है हमारा, ये जो हमारा के है, के स्ट्रेस स्ट्रेन तो पता है, के क्या है, के को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ये क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताता है कि कौन जो सब्सटेंस है कितना ज्यादा इलास्टिक है। सब्सटेंस कितना ज्यादा इलास्टिक है वो हमको कौन बताएगा, के, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब रबर का के का वैल्यू अलग होगा, आयरन का अलग होगा, स्टील का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, चप्पल का अलग होगा, जूता का अलग होगा। मतलब अलग अलग चीजों का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग होगा, ठीक है। अब कोई ये नहीं बोल सकता है यहाँ पे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ये तो बोलते हैं एक्चुअली में, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि भैया जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है इस पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है। ये जो के है, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये मटेरियल का अपना खुद का प्रॉपर्टी है। जैसे आपने डेंसिटी पढ़ा, गोल्ड का डेंसिटी क्या होता है, कुछ होता हो, वाटर का डेंसिटी क्या होता है, कुछ होता है। तो क्या डेंसिटी, अगर हम बात करें डेंसिटी रो इक्वल टू जानते हैं क्या हम लोग, मास अपन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम लोग, डेंसिटी। तो कोई ये हमको नहीं बोल सकता कि भैया मास पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम लोग मास बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, ऐसा होता है क्या। 1 kg गोल्ड लो, उसका डेंसिटी अलग होगा, 2 kg लो, इसका डेंसिटी अलग होगा। अरे भाई डेंसिटी थोड़े ना चेंज होता है,
डेंसिटी नहीं चेंज होता है, क्योंकि डेंसिटी मटेरियल का अपना प्रॉपर्टी है। वैसे ही हम लोग क्या बात करें, रेजिस्टिविटी। क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा आपने, वहां पे रेजिस्टिविटी का बात होता है, वहां पे रेजिस्टिविटी को भी रोज ही दिखाते हैं। तो क्या रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा किसी मटेरियल का? नहीं भाई, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है, चेंज उसका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ऐसा मत बोलना कि फोर्स बढ़ा दिए स्ट्रेस बढ़ गया तो भैया बढ़ गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नहीं, ये इसका क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो जैसे हमने 3 टाइप का स्ट्रेस देखा, जैसे हमने 3 टाइप का स्ट्रेन देखा, वैसे 3 टाइप का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देख लेंगे, तीनों स्ट्रेस के लिए, तीनों स्ट्रेन के लिए, मतलब कि 3 स्ट्रेन और जो स्ट्रेस आए वही चीज है, उसके लिए हम लोग 3 तो देख लेंगे, 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको मिटा दिया जाए। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, के का यूनिट, इसका यूनिट बात करेंगे तो हम लोग बात किए हैं कि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता नहीं है। अच्छा, स्ट्रेन लिखा गया है, क्या यहाँ पे स्ट्रेन होगा, सॉरी स्ट्रेन, आगे भी मैंने लिख दिया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। स्ट्रेन, इसका यूनिट क्या होगा, तो स्ट्रेस का जो यूनिट होगा, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट है नहीं, ऊपर स्ट्रेस का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और नीचे तो कुछ है नहीं स्ट्रेन का यूनिट, तो इसका यूनिट वही होगा, इसका जो डायमेंशन वही हो जाएगा। डायमेंशन क्या होगा, अभी हमने निकाला था डायमेंशन, क्या निकाला था भाई, तो निकाला था m/L1t-2, ये भी हो जाएगा क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन। 1 नंबर का क्वेश्चन में भी बना जा सकता है, अगर एमसीक्यू पूछेगा तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो आप बता सकते हो ml-1t-2। कोई तकलीफ, दुख, दर्द, परेशानी कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है भाई। अच्छा, ये हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है, उसकी इलास्टिसिटी लिमिट तक, जितना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताएगा उसी तक वैलिड है। ऐसा नहीं भाई कि आप हमेशा हुक्स लॉ लगा सकते हो, नहीं, हमेशा नहीं लगा सकते हो, उसकी एक लिमिटेड तक लगा सकते हो। चलो आगे देखते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देख लेते हैं हम लोग। क्या है भाई टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको अगले वीडियो में देखा जाए, चलो देख ही लेते हैं, क्यों सर दर्द छोड़े, एक और स्ट्रेस हो जाएगा हमको तो नहीं होगा, हमको तो ऑलरेडी है, तो आपको हो जाएगा स्ट्रेस। चलो देखोगे, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखते हैं। ये भी हमारे 3 टाइप के हैं, 3 हम लोग बात करते आ रहे हैं, स्ट्रेस 3, स्ट्रेन 3, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3। ठीक है, पहला जो है, फर्स्ट जो है, जो पहले नंबर पर आता है उस काफी यंग है, क्या है, काफी यंग, इसीलिए इसको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। नहीं मतलब यंग नहीं है, इसका नाम है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलो समझोगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो कुछ नहीं भाई कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में होता है। ठीक है, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, और वहां पे जो इलास्टिसिटी काम आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कोई तकलीफ, किसी को दुख, दर्द, परेशानी, समझोगे। फिर से एक हमने ले लिया क्या, सिलेंडर। अच्छा, हम लोग क्यू वर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन सिलेंडर से हमको बहुत प्यार है, ये हमारा अति प्रिय है, इसीलिए हम इसका एग्जाम्पल बार बार लेते हैं, तो आप कृपया इस पे गुस्सा जाहिर ना करेंगे। ये हमारा क्या है, सॉलिड है, बोलो हाँ। इस पे हमने एक फोर्स लगाया, बोलो हाँ। इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा, बोलो हाँ। कैसा लगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगा, लगेगा, लगेगा। जब इस फोर्स लगाया तो इसका कुछ डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गया, ऐसा करके कुछ यहाँ पे आ गया, और इसके लेंथ में चेंज हो गया कितना, डेल्टा एल। कितना होगा, डेल्टा एल। तो जो हम लोग के का वैल्यू जान रहे थे, इलास्टिसिटी का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू जान रहे थे, वो क्या था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यही था भाई। ये जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, क्या, गामा, नॉट पजामा, इट्स गामा। चलो, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला भूल गए, हाँ, भूलना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है,
ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। बोलो हाँ, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया और फोर्स मतलब रिस्टोरिंग फोर्स। और इसमें हम लोग जानते थे कि जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यही होता है क्या। तो गामा इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं, इसको उठा कर पटक देंगे तो ये एफ बाई ए तो रहेगा, इसको पटक देंगे तो एल ऊपर डेल्टा एल नीचे। बोलो हाँ, इसको अगर करोगे तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो एफ इंटू एल बाई ए डेल्टा एल, डेल्टा है ना, ये होगा क्या, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी टेंशन मिलना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। चलो देखो, तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन भी करते रहेंगे, मजा आएगा। ठीक है, बहुत लोग को ये चैप्टर बोरिंग लगता है लेकिन है इंटरेस्टिंग, पढ़ो मजा आएगा। दूसरा हम लोग क्या देखने वाले हैं, दूसरा एक और देख लेते हैं, क्या था हमारा, शियर, शियर था ना, हाँ शियर ही बोलते हैं शायद इसको, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो भैया जो शियरिंग स्ट्रेन और स्ट्रेस में होगा उसको हम शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, सिंपल। अब बात कर रहे हैं क्या कि फिर से हमारा सिलेंडर, क्यों भैया सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर से हमें मोहब्बत है। ये हो गया हमारा सिलेंडर, ये हमने ला दिया, इसको बना दिया सॉलिड, इधर से हमने फोर्स लगा दिया टेंजेंशियली, तो इसका कुछ दुर्दशा हो गया। और दशा कैसा हो गया, इसका दशा हो गया प्यार में पागल आशिक की तरह, नहीं ऐसा नहीं हुआ है, इसका दशा कुछ हो गया ऐसा, समझ लेना थोड़ा सा कि हाँ मैं जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो आप मेरे बातों से। ये बन गया कुछ ऐसा, दिख रहा है। यहाँ पे चेंज कितना हुआ, थीटा। तो अगर आप बात करोगे तो हम लोग शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यही था हमारा शियर, गुड। शियर मॉडुलस को हम लोग शायद म्यू से दिखाते हैं, याद नहीं आ रहा मैं कुछ किसी से डिनोट करते। चलो शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखते हैं, आप देख लेना कि क्या है, क्या से डिनोट करते हैं। किसी किसी बुक में अलग अलग से दिया रहता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फिर से हम बात करेंगे शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या है। तो भाई हम जान रहे हैं कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यही तो हमारा मेन फॉर्मूला है, इसी से होगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो। ठीक है, क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, क्या होगा स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन हमने बात किया था डेल्टा एक्स बाई एल, इसी को हमने क्या बोला था, tan थीटा, और इसी को हमने बाद में क्या बोल दिया था, थीटा। तो अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया बाई थीटा, थीटा बाई 1 करके इसको पटक देंगे उठा के, तो एफ बाई ए मल्टीप्लाई 1 बाई थीटा, तो ये हो गया एफ बाई ए थीटा। और ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया क्या हमारा शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, एफ बाई शायद इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। चलो देखोगे, ये हो गया फॉर्मूला किसका, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। चलो देख लेना थोड़ा सा, इतना तो मेहनत कर ही सकते हो क्या, थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ जाए। और एक और है हमारा जो कि वॉल्यूम वाला केस में लगता है, इसको हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसको मैं मिटा सकता हूँ, इधर मैं लिख सकता हूँ, इधर आ रहा है फ्रेम में, यहाँ तक आएगा 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 आएगा, गुड। चलो देखोगे इस, ये इधर वाला बात हो गया ना, ये इसका बात हो गया। अब हम बात करें क्या, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये थर्ड नंबर होगा ना, ये सेकंड नंबर हो गया इलास्टिसिटी। ठीक है,
इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। तो फिर से बात करोगे कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या होगा, तो वही भाई वॉल्यूम वाला बात आएगा। क्या होगा इसका फॉर्मूला, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और बताया था हमने आपको कि यहाँ पे वॉल्यूम हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि बाद में वॉल्यूम कम हो जाता है। कैमरा का बैटरी भी लो हो गया है, इसीलिए थोड़ा इसको जल्दी समेटा जाए, नहीं तो ऑफ हो गया तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये अगर इसको उठा कर पलट देंगे तो एफ बाई ए मल्टीप्लाई वी बाई माइनस डेल्टा वी। इसको अगर आगे ले लें तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं बी इक्वल टू क्या, माइनस एफ भी बाई ए डेल्टा वी। और ये होगा क्या, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि हमारे वॉल्यूम के केस में काम करेगा। ठीक है, तो ये हमने 3 टाइप का स्ट्रेस, 3 टाइप का स्ट्रेन और 3 टाइप का हम लोग ने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप बात करेंगे कि भैया इलास्टिसिटी जो होती है वो आखिर होती क्यों है, और उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे और एक ग्राफ समझ लेंगे, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द डे।